हेलो स्टूडेंट्स, सागर क्लासेस रोहतक में आपका स्वागत है। देखिए, आज हम अपने विषय को आगे बढ़ाते हुए जो टॉपिक करने जा रहे हैं वो करेंगे भी सौरमंडल। आपको शुरू करने से पहले बता दें स्टूडेंट्स, ये सारे के सारे जो लेक्चर हैं ये खरब डिफेंस एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से आप लोगों तक पहुँचाए जा रहे हैं और यूट्यूब चैनल सागर क्लासेस इसका प्रायोजन कर रहा है। तो देखिए, अब सौरमंडल की चर्चा करेंगे। आप लोगों को पता है कि हमने इससे पहले दो टॉपिक ज्योग्राफी के किए हैं, जिसमें एक भारत के भूगोल का टॉपिक रहा है इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया और एक टॉपिक ग्लोब का रहा है कंप्लीट। उसमें आप लोगों ने उसको देखा, जो कमेंटबाजी की काफ़ी सराहनीय थी। कंप्लीट लेक्चर को देखा, प्रश्नों के उत्तर जो पूछे गए थे वो बताए, तो ये काफ़ी सराहनीय है। इससे पता चलता है कि यूट्यूब के ऊपर जो हम आपको सर्विस दे रहे हैं इसका आप लाभ उठा रहे हो। तो देखिए स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। सौरमंडल जो ये आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी का टॉपिक है, ये सेकंड टॉपिक है। आज इससे पहले हम ग्लोब कर चुके हैं। तो सौरमंडल क्या है? सौरमंडल क्या है? तो इसमें एक छोटी सी परिभाषा है स्टूडेंट्स, सूर्य व उसका परिवार सौरमंडल कहलाता है। सूर्य व उसका परिवार क्या कहलाता है? सौरमंडल कहलाता है। सौरमंडल कहलाता है। इसकी जो अवस्थिति है, इसकी जो स्थिति है स्टूडेंट्स ब्रह्मांड में, तो उसके बारे में पहले मैं चर्चा करूंगा। तो सौरमंडल सबसे बड़ी यूनिट नहीं है, इससे बड़ी यूनिट है स्टूडेंट्स आपका ब्रह्मांड, यूनिवर्स, ब्रह्मांड। और फिर ब्रह्मांड के बाद में बड़ी यूनिट है मंदाकिनी। मंदाकिनी और मंदाकिनी में अपना क्या है? सौरमंडल है। यानी कि यदि स्टेज की बात करें तो सौरमंडल तीसरे स्थान पर आता है। अब शब्द आ गया ब्रह्मांड। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में समझिएगा चीज़ को। बहुत सारे जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने अपने अपने अलग अलग मत दिए हैं। इससे संबंधित जो सबसे तगड़ा मत है, सर्वमान्य तथ्य जो है वो है बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी। तो बिग बैंग थ्योरी की यदि मैं बात करूं स्टूडेंट्स, इसको बोलेंगे महाविस्फोटक सिद्धांत। महाविस्फोटक सिद्धांत कहेंगे इसको, कहेंगे महाविस्फोटक सिद्धांत। तो इसके आधार पर ब्रह्मांड की उत्पत्ति को माना जाता है। और ये दिया किसने? ये दिया जॉर्ज ए लेमेत्रे। जॉर्ज ए लेमेत्रे ने यह थ्योरी दी, महाविस्फोटक सिद्धांत इसको हिंदी में कहा जाता है, जबकि बिग बैंग थ्योरी इसको अंग्रेजी में कहा जाता है। और इसी से ब्रह्मांड की उत्पत्ति मानी गई है। ऐसा नहीं है कि और थ्योरी नहीं है, और भी थ्योरी हैं, लेकिन जो सर्वमान्य तथ्य है वो ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में बिग बैंग थ्योरी है। ये प्रश्न आप लोगों की परीक्षाओं में काफ़ी बार पूछा जा चुका है कि ब्रह्मांड के विषय में, ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में सर्वमान्य सिद्धांत कौन सा है और वह किसने दिया था। तो वह स्टूडेंट्स बता दें, जॉर्ज ए लेमेत्रे ने दिया था। इसको महाविस्फोटक सिद्धांत भी कहा जाता है। ये एक्चुअल में था क्या? इनके अनुसार एक बहुत बड़ा विस्फोट होता है और विस्फोट के साथ ही जितने आपके ग्रह हैं, प्लैनेट हैं, ये सारे के सारे छिटक कर बिखरे जाते हैं। दूसरी चीज़ देखिए, इसमें बहुत सारी क्या हैं? मंदाकिनियाँ हैं। बहुत सारी मंदाकिनियाँ हैं। इनको आकाश गंगा कहेंगे। आकाश गंगा, बहुत सारी आकाश गंगा हैं। जो हमारी आकाश गंगा है स्टूडेंट्स वो है दुग्ध मेखला। दुग्ध मेखला, ध्यान दीजिए, समझिए चीज़ को। दुग्ध मेखला, इसको हम मिल्की वे भी कहेंगे। मिल्की वे। कई बार इसके आकार के बारे में पूछ लेता है पेपर में कि जो हमारी आकाश गंगा है उसका आकार कैसा। बहुत सारी आकाश गंगाएं हैं, इसमें से हमारी भी एक आकाश गंगा है, उसका आकार कैसा है? तो उसका आकार है स्टूडेंट्स आपका सर्पीला। सर्पीला उसका आकार है। उसका इस तरह से आकार है, बता दें आपको, इस तरह से उसका आकार है। सर्पीला उसका आकार है। अब यहाँ से प्रश्न पूछा गया है कि हमारी आकाश गंगा का नाम बताएं, तो हम कहेंगे मिल्की वे या दुग्ध मेखला हमारी आकाश गंगा का नाम है। इसका आकार कैसा है? इसका आकार सर्पीला है। और इसमें स्थित है अपना सौरमंडल। इसमें स्थित है सौरमंडल। तो इस तरह से एक बार समझिएगा चीज़ को। सबसे बड़ी यूनिट हमारे पास ब्रह्मांड आ गई। ब्रह्मांड में बहुत सारी मंदाकिनियाँ हैं, जिसमें हमारी मंदाकिनी का नाम आकाशगंगा या दुग्ध मेखला है। इसका जो साइज़ है, आकार है, वो सर्पीला है। और इसमें स्थित है हमारा सूर्य
सौरमंडल। अब बात आ गई भी सौरमंडल की, तो देखें इसमें दो सिद्धांत है स्टूडेंट्स। एक पहले सिद्धांत दिया था टालमी ने, टालमी ये यूनान से संबंधित थे, टालमी दार्शनिक थे। इन्होंने क्या बताया था, इन्होंने बताया था कि जो केंद्र है सौरमंडल का, केंद्र में पृथ्वी है, केंद्र में पृथ्वी है, केंद्र में क्या है, पृथ्वी है। और बहुत सालों तक यह सिद्धांत मान्य भी रहा, लेकिन बाद में एक और व्यक्ति आए स्टूडेंट्स और उन्होंने बताया, और व्यक्ति का नाम था कोपरनिक्स, पोलैंड से संबंधित थे ये कोपरनिक्स। इन्होंने बताया कि जो केंद्र है, केंद्र इसमें सूर्य स्थित है, केंद्र में क्या है, सूर्य स्थित है। तो इस तरह से ये आपके दो सिद्धांत आ गए जो दोनों के दोनों अलग थे। वर्तमान में केंद्र में सूर्य स्थित है, इस सिद्धांत का फॉलो किया जाता है जो कि कोपरनिक्स ने दिया थे, पोलैंड के नागरिक थे, वैज्ञानिक थे। अब देखें भाई बात आ गई सौरमंडल की कि सौरमंडल एक्चुअल में है क्या। तो सूर्य व उसका परिवार जो है वो सौरमंडल है। अब सूर्य व उसका परिवार, सूर्य तो समझ में आ रहा है, उसके परिवार से क्या मतलब है। तो उसके परिवार में स्टूडेंट्स है आपका ग्रह है, उसके परिवार में ग्रह शामिल हैं, उसके परिवार में उपग्रह शामिल हैं, उसके परिवार में आपका क्षुद्र ग्रह शामिल हैं, क्षुद्र ग्रह शामिल हैं, पुच्छल तारे हैं, पुच्छल तारे हैं, पुच्छल तारे हैं, तारों का समूह है। तो ये सारे के सारे उसके परिवार में शामिल हैं। इन सभी का समूह ही क्या कहलाता है, सौरमंडल कहलाता है, और ये सोलर सिस्टम कहलाता है। इसका एक थोड़ा सा छोटी सी पिक्चर मैं यहाँ बनाऊँगा। देखिए भाई ये आपका केंद्र में हमने सूर्य ले लिया है, ये सूर्य है। आप बता दें स्टूडेंट्स, ये मैं एक बार फिर से अपनी बात को रिपीट कर रहा हूँ, ये जो लेक्चर हैं आपको खरब डिफेंस एकेडमी की तरफ से दिए जा रहे हैं, और आपको ये लेक्चर ऐसे टाइम पास करने के लिए ही नहीं देखने हैं, बल्कि अपना आप अच्छे से लीड लगा करके रजिस्टर पेन लेकर के इनके नोट्स निकालिए स्टूडेंट्स। अब ये जो समय है आपका, यदि इसको हम पॉजिटिव वे में लेकर के चलेंगे तो घर पर स्टडी करेंगे तो एक तो बाहर जो महामारी है उससे बचेंगे, आपका जो इम्यूनिटी पावर है वो स्ट्रॉन्ग रहेगा, दूसरा आपका जो माइंड है उसको भी डेवलप करने का सही समय है। जैसे ये ख़त्म होगा लॉकडाउन तो एकदम से परीक्षाएं होंगी, तो अब आप अपने आप को मजबूत करके चलेंगे, तो जैसे ही परीक्षाएं होंगी तो हम बाजी मार लेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये आपका केंद्र में मैंने ये सूर्य बनाया है, ये सूर्य है स्टूडेंट्स, यहाँ पे सूर्य है, सूर्य है, और इसके बाहर से अलग अलग कक्षाएं हैं, ऑर्बिट जिनको बोलते हैं, उसके बाहर से अलग अलग ये कक्षाएं हैं। आप भी इस चित्र को बनाइए रजिस्टर में, अलग अलग ये कक्षाएं हैं, उसके बाहर से केंद्र में सूर्य है और ये अलग अलग से कक्षाएं हैं। हर एक कक्षा का अपना एक ग्रह है, हर एक कक्षा का अपना एक ग्रह है स्टूडेंट्स। और ये इस तरह से आप ये इसको ड्रा कीजिए कॉपी में। तो देखें ये हर एक कक्षा का अपना एक ग्रह है स्टूडेंट्स, ये मैंने ग्रहों का निर्माण किया है, ये ग्रह हैं, प्लैनेट जिसको बोलते हैं, ये ग्रह हैं स्टूडेंट्स आपके। ये ग्रह हैं, ये ग्रह हैं भैया आपके। तो ये आपका सौरमंडल का एक चित्र है, आपको भी इसको कॉपी में ड्रा करना है। तो मैं ग्रहों के बारे में स्टूडेंट्स बाद में चर्चा करूंगा। ये आपका सोलर सिस्टम का जो पिक्चर बनाई गई है इसको समझिए एक बार। सबसे पहले केंद्र में मैंने चर्चा की किसकी, कि केंद्र में क्या है, सूर्य है। तो यहाँ से आपके पेपर में प्रश्न बन जाते हैं कि एक तो पृथ्वी से दूरी कितनी है, पृथ्वी से दूरी, पृथ्वी से दूरी, तो पृथ्वी से दूरी इसकी 15 करोड़ किलोमीटर है, 15 करोड़ किलोमीटर इसकी दूरी है, सूर्य की दूरी। दूसरी चीज़ यहाँ से दो प्रश्न और बनते हैं, एक तो न्यूनतम दूरी पूछ लेता है, न्यूनतम, और एक अधिकतम दूरी पूछ लेता है पेपर में। बिल्कुल आराम से आप लोगों को पढ़ना है, इत्मीनान से, शांति से अपने नोट्स निकालने हैं। तो हम कहेंगे 14.25 करोड़ किलोमीटर, 14.25 करोड़ किलोमीटर न्यूनतम दूरी है, और 14.75 और 15.25 करोड़ किलोमीटर अधिकतम है,
किलोमीटर अधिकतम है। तो ये इसकी न्यूनतम दूरी और अधिकतम दूरी और औसत दूरी ये आपके सामने है। तीनों ही क्वेश्चन जो है पेपर में ये पूछ सकता है कि सूर्य की औसत दूरी कितनी है। दूसरी चीज़ देखें, सूर्य स्टूडेंट्स पृथ्वी के नज़दीक का तारा है। ये प्रश्न पेपर में बन चुका है। सूर्य पृथ्वी के नज़दीक का तारा है। सूर्य जो है पृथ्वी के नज़दीक का तारा है। एक बार पूछा गया सूर्य को छोड़ के पृथ्वी के नज़दीक कौन सा तारा है, तो समझना है चीज़ को। तो नोट करें, सूर्य को छोड़कर पृथ्वी के नज़दीक का तारा प्रोक्सिमा सेंचुरी है। प्रोक्सिमा सेंचुरी सूर्य को छोड़ करके पृथ्वी के नज़दीक का तारा है। फिर चमकीला तारा कौन सा है? चमकीला तारा साइरस है। तो इस तरह से तारों से रिलेटेड 3-4 क्वेश्चन यहाँ बन जाते हैं। एक तो पृथ्वी से दूरी इसकी कितनी है? सूर्य की 15 करोड़ किलोमीटर है। न्यूनतम दूरी कितनी है? 14.75 करोड़ किलोमीटर है। अधिकतम दूरी कितनी है? 15.25 करोड़ किलोमीटर है। और पृथ्वी के नज़दीक का तारा जो है वो सूर्य पृथ्वी के नज़दीक का तारा है। सूर्य को छोड़ के जो है नज़दीक प्रोक्सिमा सेंचुरी जो तारा है सूर्य के पृथ्वी के नज़दीक है। चमकीला तारा जो है वो साइरस है। फिर प्रश्न आ जाता है स्टूडेंट सूर्य की उम्र का। इसकी जो उम्र है, तो ध्यान दीजिए भाई, एक एक पॉइंट मैं आपको बार बार रिपीट कर रहा हूँ। नोट्स बना के चाहिए, खुद के नोट्स बनाते चलिए। उम्र जो है इसकी स्टूडेंट्स आपकी 10 अरब वर्ष है। 10 अरब वर्ष। कितने वर्ष हो चुके हैं? 5 अरब वर्ष हो चुके हैं। 5 अरब वर्ष हो चुके, 5 शेष हैं। 5 अरब वर्ष शेष हैं। नेक्स्ट देखिए, अभी प्रश्न आता है सूर्य के बाहरी क्षेत्र का तापमान, बाहरी क्षेत्र का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस है। 6000 डिग्री सेल्सियस है। और आंतरिक क्षेत्र का तापमान 1.5 गुणा 10 की पावर 17 डिग्री सेल्सियस आंतरिक क्षेत्र का तापमान है। ध्यान रखना है आपको। अब यहाँ से इन दोनों प्रश्नों से एक प्रश्न और निकल जाता है कि सूर्य में धब्बे दिखाई देने का कारण क्या है। ये प्रश्न HSSC पूछ चुके हैं स्टूडेंट्स, तो नोट करेंगे। आंतरिक और बाहरी क्षेत्र के तापमान में अधिक अंतर के कारण धब्बे दिखाई देते हैं। तो ये क्वेश्चन भी आपको ध्यान रखना है। दूसरी चीज़, सूर्य में ऊर्जा के उत्सर्जन का कारण क्या है? सूर्य में ऊर्जा उत्सर्जन यानी कि जो एनर्जी जनरेट होती है उसका कारण क्या है? का कारण नाभिकीय संलयन है। नाभिकीय संलयन, न्यूक्लियर फिजन संलयन सूर्य में ऊर्जा उत्सर्जन का कारण है। फिर प्रश्न बन जाता है यहाँ से स्टूडेंट्स, बहुत ही अच्छा प्रश्न बनता है कि भाई पृथ्वी पर कितने समय में सूर्य का प्रकाश पहुँचता है। सबसे ज़्यादा बार पूछा गया प्रश्न है स्टूडेंट्स, पृथ्वी पर सूर्य का प्रकाश
8 मिनट 16 सेकंड में पहुंचता है। या आपको लगभग 500 सेकंड भी ऑप्शन में मिल जाएगा, लगभग 500 सेकंड भी ऑप्शन में मिलेगा, विकल्प में मिलेगा, ऑप्शन में मिलेगा। ये भी सही है। तो इतने समय में सूर्य का प्रकाश जो हो पृथ्वी पर पहुंचता है। फिर प्रकाश की गति क्या है, स्पीड क्या है, तो ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, कई बार पेपर में पूछा गया है। तो प्रकाश की गति, स्पीड ऑफ लाइट, प्रकाश की गति 3 गुना 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड है। और यह निर्वात में है, यह निर्वात में है, वैक्यूम में है, ये प्रकाश की गति है। यहाँ से 2 क्वेश्चन और बन जाते हैं स्टूडेंट्स, एक एक पॉइंट आपको नोट्स करके चलना है। 2 क्वेश्चन यहाँ से और बन जाते हैं कि चंद्रमा से प्रकाश पृथ्वी पर 1.3 सेकंड में पहुँचता है, 1.3 सेकंड में पहुँचता है। और दूरी लगभग 3,84,000 किलोमीटर है। चंद्रमा से पृथ्वी की दूरी कितनी है? 3,84,000 किलोमीटर है। आप लोगों को पता है कि चंद्रमा का अपना प्रकाश तो है नहीं, सूर्य का प्रकाश ही रिफ्लेक्टेड होकर के, परावर्तित होकर के पृथ्वी पर आता है। और कितने समय में आता है? 1.3 सेकंड में आता है। और दूरी कितनी है? 3,84,000 किलोमीटर पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी है। और यदि मैं बात करूं सूर्य से पृथ्वी की दूरी, तो लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है। प्रकाश के पहुंचने में समय कितना लग रहा है? तो 8 मिनट 16 सेकंड समय लग रहा है, या लगभग 500 सेकंड समय लग रहा है। और सूर्य जो है स्टूडेंट्स, वो आपका पृथ्वी के नज़दीक का तारा है। एक सूर्य के द्रव्यमान से संबंधित प्रश्न पेपर में आ जाते हैं, सूर्य के द्रव्यमान से संबंधित। तो यहाँ देख लीजिए भी द्रव्यमान, सूर्य का द्रव्यमान। तो बता दें स्टूडेंट्स, इसमें सबसे ज़्यादा सूर्य के द्रव्यमान में लगभग 71% जो है वो हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा तत्व भी हाइड्रोजन है। और भाई इसमें लगभग 26% जो है वो आपका हीलियम है। 26% क्या है? हीलियम है। ये आपको ध्यान रखना है। ये एक चीज़ और यहाँ पे आप लोगों को ध्यान रखनी है कि सूर्य के द्रव्यमान का अन्य तत्व पूछ लेता है कि सूर्य के द्रव्यमान में अन्य तत्व कितने प्रतिशत है। तो वहाँ पर ये देखिए, आप देख रहे हैं 97% द्रव्यमान यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। तो जो अन्य तत्व है उसकी उपस्थिति 3% से कम होगी। तो ये आपको ध्यान रखना है। और ऑप्शन में आपको इस तरह का ऑप्शन एक ही मिलेगा। तो ये इसके द्रव्यमान से संबंधित प्रश्न बन जाते हैं। तो देखिए, एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ चीज़ों को। हमने क्या पढ़ा, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हमने क्या पढ़ा स्टूडेंट्स? ब्रह्मांड सबसे बड़ी यूनिट है। बिग बैंग थ्योरी या महाविस्फोटक सिद्धांत दिया इसकी उत्पत्ति के बारे में। ये इसकी उत्पत्ति के बारे में है स्टूडेंट्स, इसकी उत्पत्ति के बारे में। और किसने दिया है? जॉर्ज एलेमेत्रे ने दिया। और फिर ब्रह्मांड से छोटी यूनिट क्या आ गई? मंदाकिनी। बहुत सारी मंदाकिनियाँ हैं जिनको आकाश गंगा कहते हैं। हमारी जो मंदाकिनी है वो दुग्ध मेखला है, उसको मिल्की वे कहेंगे। उसका आकार जो है वो सर्पिला है। उसके बाद में मंदाकिनी में क्या स्थित है? सौर मंडल स्थित है। और सौर मंडल मतलब सूर्य व उसका परिवार। अब उसके परिवार से मतलब है ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड, उल्का है, उल्का पिंड है, उल्का पिंड है। ये सारे के सारे इसके परिवार के सदस्य हैं। तो सबसे पहले मैंने सूर्य को लिया है। सूर्य, इसकी उम्र जो है वो 10 अरब वर्ष है। समझिएगा चीज़ को भी ध्यान से, एक एक पॉइंट लिखते चलिएगा स्टूडेंट्स। कहीं पर भी कोई यदि आपको डाउट है तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप उसे बता दीजिए। उस चीज़ में जो है वो सुधार करने का प्रयास किया जाएगा। 5 अरब वर्ष इसकी उम्र हो चुकी है, 5 अरब वर्ष शेष हैं। और वही पृथ्वी से इसकी जो दूरी है वो 15 करोड़ किलोमीटर है। औसतन दूरी है ये। न्यूनतम दूरी 14.75 करोड़ किलोमीटर है। अधिकतम दूरी जो हो 15.25 करोड़ किलोमीटर है। सूर्य जो हो पृथ्वी के नज़दीक का तारा है। काफ़ी अच्छा पॉइंट है भाई। पृथ्वी के नज़दीक का तारा जो है वो सूर्य है। सूर्य को छोड़ के प्रोक्सिमा सेंचुरी नज़दीक है। और चमकीला तारा जो हो साइरस है। सूर्य में ऊर्जा के उत्सर्जन का कारण नाभिकीय संलयन है।
पृथ्वी पर सूर्य का प्रकाश 8 मिनट 16 सेकंड में पहुंचता है, या फिर लगभग 500 सेकंड में भी विकल्प ऑप्शन में आपको मिल सकता है। प्रकाश की जो गति है, प्रकाश की जो गति है स्टूडेंट्स, वो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है, और यह निर्वात में है। प्रश्न कई बार पूछ लेता है कि ऊर्जा पृथ्वी पर कैसे आती है, तो स्टूडेंट्स विकिरण विधि से सूर्य की विकिरण विधि से सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर आती है, और एकमात्र प्राकृतिक स्रोत ऊष्मा का पृथ्वी के लिए सूर्य है। सूर्य ही एकमात्र पृथ्वी के लिए क्या है, ऊष्मा का प्राकृतिक स्रोत, ऊष्मा का प्राकृतिक स्रोत है, ऊष्मा का प्राकृतिक स्रोत है। और सूर्य का कौन सा हिस्सा पृथ्वी पर आता है, तो स्टूडेंट्स 2 अरबवां भाग पृथ्वी पर, टोटल जो ऊष्मा रिलीज होती है पृथ्वी पर आता है, सूर्य का 2 अरबवां भाग जो है पृथ्वी पर आता है। तो ये था स्टूडेंट्स आपका सूर्य के बारे में। इसको हम अब साफ कर लेते हैं। तो देखिए स्क्रीनशॉट आप चाहें तो इसका ले सकते हैं। इसको हम साफ कर लेते हैं, आगे बढ़ते हैं भाई। फिर देखें, अपने नोट्स वगैरह बनाते चलिए स्टूडेंट्स। यदि आपको क्लास से समझ में आ रही हैं तो आपके बहन भाई के पास, मित्र परिचित के पास में इसको आप शेयर कर सकते हैं जानकारी के लिए। सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए स्टूडेंट्स। देखिए अब मैं चर्चा करता हूँ भी ग्रहों की। ग्रह क्या होते हैं, ग्रह क्या होते हैं? तो वो आकाशीय पिंड जो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाएं ग्रह कहलाते हैं। क्या लिखेंगे? वो आकाशीय पिंड जो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाएं ग्रह कहलाते हैं। लगाएं वो ग्रह कहलाते हैं। आकाशीय पिंड जो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाएं क्या कहलाते हैं? ग्रह कहलाते हैं। संख्या, इनकी संख्या जो है वर्तमान में 8 है। यहां पर नोट डाल के लिख लीजिएगा 2006 से पहले संख्या 9 थी। 2006 से पहले संख्या 9 थी। प्लूटो, जिसको हम अंग्रेजी में प्लूटो और हिंदी में यम बोलते हैं, यम को ग्रहों की सूची से हटा दिया। कब हटा दिया? 2006 में। किसने हटा दिया? IAU ने, इंटरनेशनल एस्ट्रोलॉजिकल यूनियन या अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ। ये काम किसने किया? अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ ने। प्रयाग गणराज्य यूरोप में बैठक हुई स्टूडेंट्स 2006 में, सितंबर 2006 में। और उन्होंने 2 नियम दिए कि भाई चीज़ को समझना है स्टूडेंट्स, एक बात को तसल्ली से लिखना है। उन्होंने क्या नियम दिए? पहला नियम क्या दिया? पहला नियम दिया कि भाई किसी भी पिंड को तब मानेंगे हम ग्रह तब उसका एक निश्चित आकार हो, निश्चित आकार हो। दूसरा पॉइंट, अपनी कक्षा हो, अपनी कक्षा हो। तो ये जो आपको दिख रहा है चित्र में जो ड्रॉ किया है भाई, बीच में केंद्र में सूर्य है, सूर्य के बाहर से ग्रह हैं
तो एक और भी कक्षा थी स्टूडेंट्स, लेकिन ये उसके अपने नहीं थे। ये कक्षा जो है ये यहाँ पे देखो, ये कक्षा जो है ये वरुण ग्रह की कक्षा को काट रही थी, तो इस कारण से पहली कंडीशन जो है प्लूटो पूरी न कर सका। उसके बाद में अपनी कक्षा, और एक निश्चित आकार नहीं था, आकार इतना छोटा था कि भाई यदि उसको ग्रह मान लिया जाए तो सौरमंडल में और सारे उस साइज के पिंड थे उनको भी ग्रह मानना होता। तो फिर क्या करें भी इनको ग्रहों की सूची से क्या कर दिया, हटा दिया। दोनों ही कंडीशन पूरी नहीं थी। अब भी है ये वास्तव में है, लेकिन सूची से हटाया है। अब क्या करें फिर इनका, तो एक वर्ग बना दिया स्टूडेंट्स, बोने ग्रह। अब बोने ग्रहों में प्लूटो को डाल दिया, और बोने ग्रहों में बड़ा जो ग्रह है, बड़ा ग्रह प्लूटो है। ध्यान रखना, बड़ा ग्रह जो हो वो क्या है, प्लूटो है। इसको खोजा कब गया था प्लूटो को, तो प्लूटो को स्टूडेंट्स अमेरिका ने खोजा था। प्लूटो को कब खोजा था, इसको खोजा था 1930 में। 1930 में यूएसए के द्वारा खोजा गया था, यूएसए के द्वारा। अब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि यूएसए की अंतरिक्ष एजेंसी का क्या नाम है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है स्टूडेंट्स कि यूनाइटेड स्टेट अमेरिका जो है इसकी अंतरिक्ष एजेंसी का नाम क्या है और उसकी स्थापना कब हुई, तो आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। प्लूटो को 1930 में इन्होंने खोजा था, अर्थात प्लूटो जो है वो 1930 से 2006 तक एक ग्रह की मान्यता लिए हुए था। बाद में इसको सूची से हटा दिया। वर्तमान में ग्रह कितने हैं, 8 ग्रह हैं वर्तमान में। किसने हटाया, IAU ने हटाया, मतलब अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ ने इसको हटा दिया था। बैठक कहाँ हुई थी, प्रयाग गणराज्य यूरोप में जो है वो बैठक हुई थी। अब देखिए भाई, ये जो ग्रह हैं ये घूमते हैं पृथ्वी के चारों ओर से। तो एक और नाम आपको ध्यान रखना है, केपलर। केपलर ने ग्रहों की गति के नियम दिए। ग्रहों की गति के नियम किस व्यक्ति ने दिए, केपलर ने दिए। ये प्रश्न HSSC पूछ चुकी है कि ग्रहों की गति के नियम देने वाले व्यक्ति कौन थे, केपलर थे। और केपलर बेल्ट क्या होती है, केपलर बेल्ट स्टूडेंट्स देखिए आपके ग्रह हैं, तो ग्रहों से आगे का जो क्षेत्र है, ये जो क्षेत्र है सौरमंडल में, ये जो हो केपलर बेल्ट कहलाता है, केपलर बेल्ट। अब ये ग्रह जो है क्रम में मैं लिखूंगा भैया आपके। पहला जो ग्रह है स्टूडेंट्स, इसको बुध कहते हैं। दूसरा जो ग्रह है स्टूडेंट्स बुध, या इसके बाद मरकरी कहा गया है इसको। इसके बाद में जो है आपका शुक्र ग्रह है, शुक्र। एक चीज़ और, शुक्र और बुध को निम्न ग्रह भी कहा जाता है। ध्यान रखना है भाई, शुक्र और बुध को निम्न ग्रह भी कहा जाता है। तीसरा जो ग्रह है स्टूडेंट्स ये आपका पृथ्वी है। बिल्कुल आराम से इत्मीनान से पढ़ना है, अपने नोट्स निकालने हैं, कहीं कोई जल्दबाजी नहीं दिखानी है। पृथ्वी के बाद में जो आपका 4 नंबर का जो ग्रह है वो मंगल ग्रह है भाई, मंगल। मार्स बोलते हैं, पृथ्वी को अर्थ बोलते हैं। इसके बाद में है भी आपका बृहस्पति, ये बृहस्पति जो ग्रह है। इसके बाद में है आपका शनि, सैटर्न। इसके बाद में है आपका अरुण, और उसके बाद में है आपका वरुण, नेपच्यून इसको बोलते हैं, यूरेनस और आपका नेपच्यून। तो प्लूटो जो है अब सूची से हटा दिया है। ये ग्रहों का स्टूडेंट्स क्रम है। इससे आगे के जो क्षेत्र को क्या कहा जाता है, इससे आगे के क्षेत्र को केपलर बेल्ट कहा जाता है। यही क्या है आपका, यही जो क्षेत्र है वो क्या है, केपलर बेल्ट है। और केपलर वो व्यक्ति थे जिन्होंने ग्रहों की गति के बारे में नियम दिए थे। अब ये सूर्य के बाहर से ग्रह स्टूडेंट्स परिक्रमा करते हैं, तो किस साइड की परिक्रमा कौन ग्रह करता है, एक बार चित्र में ये स्पष्ट हो जाएगा। इसमें काफ़ी चीज़ें आपको चित्र में जो है वो स्पष्ट होती हैं। एक तो ग्रहों का क्रम आप लोगों को पता चल गया कि सूर्य से दूरी के अनुसार पहले स्थान पर कौन सा है, बुध है, दूसरा शुक्र है, तीसरा पृथ्वी है, चौथा मंगल है, पांचवा बृहस्पति है, छठा जो है वो शनि है, सातवां अरुण है और आठवां जो है वो वरुण है। नौवां ग्रह प्लूटो था जिसको सूची से हटा दिया। अब सूची से जैसे ही प्लूटो को हटाया स्टूडेंट्स, तो इस टॉपिक से 3% चेंज हो गए। ग्रहों की संख्या, कुल संख्या 9 से घट करके 8 आ गई। सूर्य से सबसे दूरी का ग्रह पहले प्लूटो होता था, अब वरुण है। और सौरमंडल में सबसे छोटा ग्रह पहले प्लूटो होता था, अब बुध है।
तो 2006 में इस टॉपिक से 3 प्रश्न चेंज हो गए। और आपको बता दें कंपटीशन एग्जाम में चाहे परीक्षा कोई भी हो, आपका ये सौरमंडल का टॉपिक जो है स्टूडेंट 6th क्लास से 12th तक हर एक स्टैंडर्ड में इसके बारे में बताया जाता है और इम्पोर्टेंट टॉपिक है, काफ़ी क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। तो देखिए भाई ये आपका मैं गति की बात कर रहा था, तो जो बुध ग्रह है स्टूडेंट्स ये पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमता है, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज, जबकि जो शुक्र ग्रह है वो स्टूडेंट्स आपका पूर्व से पश्चिम की तरफ, और ये बुध ग्रह है वो पश्चिम से पूर्व की तरफ, यानी कि शुक्र ग्रह जो हो क्लॉकवाइज घूमता है, ये आपका ये इस तरह से घूमता है। पृथ्वी फिर से बुध ग्रह की तरह से ही एंटी क्लॉकवाइज घूमती है, एंटी क्लॉकवाइज। उसके बाद में मंगल भी एंटी क्लॉकवाइज यानी कि पश्चिम से पूर्व की तरफ, बृहस्पति भी एंटी क्लॉकवाइज और शनि भी एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन अरुण फिर से जो है वो शुक्र ग्रह की तरह से क्लॉकवाइज घूमता है, वरुण फिर से एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। अब हमें पता चल गया कि भी कौन सा ग्रह जो है वो क्लॉकवाइज घूमता है, तो क्लॉकवाइज 2 ही ग्रह घूमते हैं, एक तो अरुण और एक आपका शुक्र। प्रश्न आता है निम्न में से कौन सा ग्रह क्लॉकवाइज घूमता है, तो इन 2 में से ही एक आएगा, या फिर 2-2 के यदि आपको पेयर मिलेंगे तो अरुण और शुक्र जो हो क्लॉकवाइज घूमते हैं, से सारे के सारे कैसे घूमते हैं, एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं, आपको ध्यान रखना है। तो आगे बढ़ने से पहले इसका आप स्क्रीनशॉट चाहें तो ले सकते हैं भाई। अब मैं चर्चा करूंगा तरतीब वाइज ग्रहों के बारे में। तो देखिए थोड़ा सा रजिस्टर और अपना जो है पेन लेकर के ही नोट्स बनाएं, पढ़ते चलें भाई। एक बार एक टॉपिक अच्छे से कर लिया तो उसको दोबारा से करने की आवश्यकता नहीं हो। अब देखिए भाई यहाँ से मैंने बताया था कि निम्न ग्रह कौन से हैं, तो निम्न ग्रह 2 हैं, शुक्र और या आपका बुध। इसके बाद देखिए दूरी के अनुसार मैं ग्रहों का क्रम लिख रहा हूँ। सूर्य से दूरी के अनुसार, सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम। तो देखें पहला पता है आप लोगों को, मान लिया ये सूर्य हो गया यहाँ पे, तो पहला कौन सा है भाई, बुध है। दूसरा कौन सा है, शुक्र है, चित्र में भी स्पष्ट है। तीसरा कौन सा है, पृथ्वी है। चौथा कौन सा है, मंगल है। पांचवा कौन सा है, बृहस्पति है, छठा कौन सा है, शनि है। सातवां कौन सा है, अरुण है। और आठवां कौन सा है, वरुण है। इनको बार बार इसलिए लिखा क्योंकि कई चीज़ें यहाँ से क्लियर होनी है। अब यहाँ से एक प्रश्न बन जाता है स्टूडेंट्स, निम्न ग्रह कौन से हैं। तो देखिए बुध और शुक्र ये 2 कैसे ग्रह हैं, ये निम्न ग्रह हैं भाई, निम्न ग्रह। प्रश्न इस तरह कहा जाता है कि कौन सा ग्रह निम्न है। फिर आता है आंतरिक ग्रह कौन से हैं, ये आपके पहले 4 ग्रह स्टूडेंट्स इंटरनल प्लैनेट कहलाते हैं, आंतरिक ग्रह कहलाते हैं, या हम इनको पार्थिव ग्रह भी कहेंगे। देखो आंतरिक ग्रह, पहले 4 जो ग्रह हैं इनको आंतरिक ग्रह कहते हैं, आंतरिक ग्रह, या इन्हीं को हम पार्थिव ग्रह भी कहते हैं, पार्थिव ग्रह भी कहते हैं। इसके बाद में जो बाहर के 4 ग्रह हैं स्टूडेंट्स ये वाले, इनको हम बाहरी ग्रह कहेंगे, बाहरी ग्रह हैं ये, या इनको हम गैसीय ग्रह भी कहेंगे। इस तरह का एक प्रश्न पेपर में काफ़ी बार देखा गया है कि निम्न में से कौन सा एक गैसीय ग्रह है, या निम्न में से कौन सा एक पार्थिव ग्रह है। तो जो पहले 4 ग्रह हैं वो पार्थिव ग्रह या आंतरिक ग्रह हैं, जो बाहर के 4 ग्रह हैं वो बाहरी ग्रह या गैसीय ग्रह हैं। दूसरी चीज़ देखिए यहाँ पर मंगल और बृहस्पति, ये 2 अलग अलग पार्ट हो गई भाई, मंगल और बृहस्पति ग्रह। ये यहाँ से स्टूडेंट्स कुछ एक आकाशीय बॉडी हैं, कुछ एक आकाशीय बॉडी है मंगल और बृहस्पति के बीच में, इनको हम शुद्र ग्रह कहते हैं, शुद्र ग्रह। प्रश्न कई बार पेपर में, बहुत बार पेपर में प्रश्न पूछा गया है कि शुद्र ग्रह जो है किन 2 ग्रहों के बीच में है, तो शुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में स्थित हैं। शुद्र ग्रह जो है मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में स्थित हैं, ये बात कई बार पेपर में पूछी गई है। एक स्टूडेंट्स इनके आकार के अकॉर्डिंग क्रम, यहाँ से एक चीज़ और भी है, जो हल्के फुल्के आर्मी वगैरह का एग्ज़ाम है उसमें इस तरह का भी प्रश्न आ सकता है कि सूर्य से दूरी के अनुसार 3रे नंबर पर कौन सा ग्रह है, सूर्य से दूरी के अनुसार आपका 5वें नंबर पर कौन सा ग्रह है, 6ठे नंबर पर कौन सा है, 7वें नंबर पर कौन सा है। तो देखिए क्रम है, पहला है, ये दूसरा है, पृथ्वी तीसरा है, ये मंगल, और ये आपका इस तरह का आसान प्रश्न भी पेपर में कई बार
बन जाता है। फिर एक प्रश्न आ जाता है कि भाई आकार के हिसाब से क्या लिखेंगे, आकार के अनुसार घटते क्रम में, घटते क्रम में, या इसको हम अवरोही बोलेंगे, ग्रहों का स्थान। तो यदि हमें ये चीज़ याद हो गई दूरी के अनुसार, तो घटते क्रम में याद करने के लिए हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। बाहर के जो 4 हैं उनको एज इट इज़ यहाँ रख लीजिए। तो पहला मैं कौन सा बताऊंगा, बृहस्पति ग्रह। बृहस्पति ग्रह जो हो वो पहला है। दूसरा जो है आपका शनि है। तीसरा जो है आपका अरुण है। चौथा जो ग्रह है आपका स्टूडेंट्स वो वरुण है। अब पांचवा जो ग्रह है आकार के हिसाब से, तो पै से पृथ्वी, पै से पांचवा ग्रह जो है वो पृथ्वी है, पृथ्वी है। छठा ग्रह जो है आपका पृथ्वी की बहन को इसके साथ में ही रखेंगे, शुक्र है। और जो 7वां ग्रह है वो आपका मंगल है। और जो 8वां ग्रह है स्टूडेंट्स वो आपका सबसे छोटा, आप लोगों को पता है कौन सा है, बुध है। तो ये ग्रहों का क्रम भी हमारा आ गया है, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध, ये जो है वो ग्रहों का क्रम है। और ये घटते क्रम में ग्रहों का क्रम है। तो आपको ये ध्यान में रखना है। ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, एक एक पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। रजिस्टर पेन लेकर के आप अपने नोट्स निकालते चलिए। मैं आपको फिर से एक बार सूचित कर देता हूं कि खरब डिफेंस एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से आप लोगों को लेक्चरें दिए जा रहे हैं। तो देखें भाई क्या कहता है, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। फिर एक कई बार घनत्व कहा जाता है भाई, घनत्व, घनत्व। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन आपको ध्यान में रखने हैं। सबसे ज़्यादा घनत्व, सबसे ज़्यादा घनत्व और सबसे कम घनत्व, और सबसे कम घनत्व। तो सबसे ज़्यादा घनत्व जो है स्टूडेंट्स वो किसका है, वो पृथ्वी का है। और सबसे कम घनत्व किसका है, सबसे कम घनत्व जो है वो शनि का है। सबसे कम घनत्व किसका है, शनि का है। सबसे ज़्यादा घनत्व जो है वो पृथ्वी का है। क्लियर है। तो अब हम तरतीब वाइज एक एक ग्रह के बारे में आगे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं लेता हूँ भी कौन सा, आपका बुध ग्रह। दूरी के अनुसार ही क्रम को रखेंगे, बुध ग्रह। तो यहाँ से आपको स्क्रीनशॉट लेना है, ले सकते हैं। फिर इसको साफ करेंगे भाई। देखिए इसको ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। समझ में आ रहा है तो किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि है तो आप अपना सुझाव दे सकते हैं। तो देखें भाई बुध ग्रह। बुध ग्रह के बारे में पहला पॉइंट है, सबसे छोटा है, सबसे छोटा ग्रह है। दूसरा पॉइंट है, दिन और रात के तापमान में सर्वाधिक अंतर है। दिन और रात के तापमान में सर्वाधिक अंतर है, सर्वाधिक अंतर है। तीसरा जो पॉइंट है, इसका कोई उपग्रह नहीं है, इसका कोई भी उपग्रह नहीं है। फिर 88 दिन में परिक्रमा करता है, 88 दिन में परिक्रमा करता है। यदि मैं इसके रैंक की बात करूं, इसकी रैंक दूरी के अनुसार इसका जो रैंक है वो फर्स्ट है। और आकार में जो है वो सबसे छोटा 8वां है। आकार में जो इसका रैंक है वो कौन सा है भाई, 8th है। तो ये आपको दोनों पर्सन आपको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट जो ग्रह बनता है आपका वो शुक्र बनता है, शुक्र।
तो एक एक पॉइंट जो है वो आप लिख लीजिए भाई, नोट्स बनाते चलिए। देखिए शुक्र, पहला पॉइंट शुक्र के बारे में क्या है, इसका रैंक दूरी के अनुसार कौन सा है, रैंक दूरी में कौन सा है, तो चित्र में स्पष्ट है दूरी के अनुसार कौन सा रैंक है, सेकंड है। फिर आकार में, दूसरा पॉइंट है आकार में रैंक कौन सा है, रैंक यानी कि इसका जो स्थान है ग्रहों में, रैंक आकार में कौन सा है, तो चित्र में स्पष्ट है स्टूडेंट्स, आकार में जो इसका रैंक है वो 5th है, ये आपका 6th, कौन सा है, 6th है। छठे नंबर का बड़ा ग्रह है, 5वें नंबर पर पृथ्वी है। इसके बाद में देखिए 225 दिन में परिक्रमा, 225 दिन में परिक्रमा है। इसके बाद में देखिए सबसे चमकीला है, सबसे चमकीला और सबसे गर्म ग्रह है, सबसे गर्म ग्रह। अब इसके वातावरण में 98% CO2 है, 98% CO2, इसके कारण से सबसे गर्म है। और ये प्रश्न पूछा गया है कि देखिए दूरी के अनुसार बुध जो है सूर्य के नज़दीक है, यहाँ पर बुध ग्रह जो है वो सूर्य के नज़दीक है, तो गर्म कौन सा होना चाहिए, बुध होना चाहिए, लेकिन गर्म कौन सा है, शुक्र है। तो शुक्र जो है वो स्टूडेंट्स आपका दूरी, इसमें CO2 के कारण से, कार्बन डाइऑक्साइड गैस की उपलब्धता के कारण से यहाँ पर सबसे गर्म ग्रह है और सबसे चमकीला भी है यह। फिर छठा जो पॉइंट है, इसको मॉर्निंग स्टार बोलते हैं, सुबह का तारा, मॉर्निंग स्टार या सुबह का तारा। इसके बाद में इसको इवनिंग स्टार बोलते हैं, शाम का तारा, शाम का तारा। इसका भी कोई उपग्रह नहीं है, यानी कि 2 ग्रह हमारे पास ऐसे हैं जिनका कोई उपग्रह नहीं है, इसका भी कोई उपग्रह नहीं है, इसका भी कोई उपग्रह नहीं है। फिर क्लॉकवाइज घूमता है, क्लॉकवाइज घूमता है। 2 ग्रह ऐसे हैं जो कि क्लॉकवाइज घूमते हैं, अरुण और शुक्र, तो यहाँ पर शुक्र का इसमें स्थान है कि यह ग्रह क्लॉकवाइज घूमता है। इसके बाद में पृथ्वी की बहन है, पृथ्वी की बहन है, क्योंकि इसका आकार साइज पृथ्वी के जैसा है, आकार साइज पृथ्वी के जैसा है, इस कारण से इसको पृथ्वी की बहन कहते हैं। अब ये चमकीला है तो इसको सौंदर्य का देवता भी कहते हैं, सौंदर्य का देवता भी इसको कहा जाता है। तो इस टॉपिक से बता दें आपको, सबसे ज़्यादा चांस शुक्र ग्रह के बारे में ही है, सबसे ज़्यादा प्रश्न यहाँ से आते हैं। देख लीजिए एक बार फिर से, रैंकिंग के अकॉर्डिंग सेकंड इसकी रैंक है दूरी में, रैंक जो आकार में 6th है, 225 दिन में यह परिक्रमा करता है, सबसे चमकीला ग्रह है, और भाई आपका इसके सबसे गर्म ग्रह है। गर्म ग्रह का कारण है इसके वातावरण में 98% कार्बन डाइऑक्साइड है, CO2 है। मॉर्निंग स्टार बोलते हैं इसको, सुबह का तारा कहते हैं। इवनिंग स्टार इसको शाम का तारा कहते हैं, क्योंकि सुबह और शाम को इस ग्रह को स्टूडेंट्स हम नंगी आँखों से देख सकते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, कोई भी इसका उपग्रह नहीं है, कोई भी उपग्रह इसका नहीं है। तो क्लॉकवाइज घूमता है, पृथ्वी की बहन है, आकार साइज में पृथ्वी के जैसा है इस कारण से, और ये चमकीला है तो सौंदर्य का देवता कहलाता है। ये 10-11 पॉइंट हैं आपको शुक्र ग्रह के बारे में याद रखने हैं। एक पर्सन यहाँ से आने की पूरी उम्मीद है। ये देखिए भी, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट देखें भी, इसको साफ करते हैं। इसके बाद में है स्टूडेंट्स आपका पृथ्वी। पृथ्वी आकार देखिए, आकार में रैंक,
तो आकार में रैंक इसका कौन सा है, 5th है। दूरी के अनुसार रैंक कौन सा है, दूरी में रैंक पता है आपको 3rd है, तीसरे नंबर का बड़ा ग्रह है। और भाई परिक्रमा, परिक्रमा का समय, सूर्य के चारों ओर घूमने का जो इसका समय है स्टूडेंट्स आपका, वो 365.1/4 दिन है। और इसको, इस गति को वार्षिक गति कहते हैं, वार्षिक गति। इससे दिन रात बनते हैं। इस गति से क्या बनते हैं, इस गति से दिन रात बनते हैं, इस गति से दिन रात बनते हैं। और घूर्णन गति का समय, गति का समय, घूर्णन गति का समय 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड है। इसको दैनिक गति कहते हैं, इस गति को दैनिक गति कहते हैं, दैनिक गति कहते हैं। इससे वार्षिक गति, सॉरी भाई यहाँ से गलती हो गई, वार्षिक गति कहते हैं। इस गति से क्या बनती है, ऋतुएं बनती हैं, ऋतुएं बनती हैं। और दैनिक गति कहते हैं, इससे दिन रात बनते हैं, इससे दिन रात बनते हैं। यहाँ पर त्रुटि हो गई थी, इससे दिन रात बनते हैं। एक बार मैं फिर से आप अपनी बात को रिपीट कर रहा हूँ। परिक्रमा का समय 365.1/4 दिन है। इस गति को वार्षिक गति भी कहते हैं। इस गति से ऋतुएं बनती हैं। घूर्णन गति का समय 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड है। इस गति को दैनिक गति कहते हैं। इससे दिन रात बनते हैं। नेक्स्ट देखिए भी क्या कहता है, इसको अजीब ग्रह भी कहते हैं। पृथ्वी को अजीब ग्रह कहते हैं, अजीब ग्रह कहते हैं, क्योंकि इस पर जीवन है, क्योंकि इस पर जीवन है, जीवन है। क्योंकि जो आपका वायुमंडल है, वायुमंडल जो है इसमें नाइट्रोजन 78% है, ऑक्सीजन 21% है, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% है, आर्गन 0.93% है। तो इस तरह का जो कॉम्बिनेशन है, जो मिश्रण है हवा का, वो केवल इसी ग्रह पर पाया जाता है और इसी ग्रह पर जीवन है। इस कारण से और किसी ग्रह पर जीवन नहीं है। इस कारण से इसको अजीब ग्रह भी कहा गया है पृथ्वी को, क्योंकि इस पर क्या है भाई, जीवन है। एक है भाई, इसको नीला ग्रह कहते हैं, इसको नीला ग्रह कहते हैं। रंगों से संबंधित एक प्रश्न जरूर बन जाता है, नीला ग्रह कहते हैं, क्योंकि इसका 71% भाग पानी है, क्योंकि इसका 71% भाग पानी है और 71% भाग पर क्या है, भाग पर पानी है और 29% भाग पर सतल है। अब जो 71% भाग है वो समुद्र है, समुद्री है, पानी का क्षेत्र है और वो नीला दिखाई देता है। इस कारण से इसको हम क्या कहते हैं, नीला ग्रह भी कहते हैं। नेक्स्ट है भाई, यहाँ से इसका एक उपग्रह है, इसका एक उपग्रह है चंद्रमा, इसका एक उपग्रह है चंद्रमा। ये आपको ध्यान में रखना है, चंद्रमा है। अब देखें भाई, यहाँ से जो है काफ़ी क्वेश्चन और बन जाते हैं स्टूडेंट्स कि भाई सुपर मून क्या है, ब्लड मून क्या है, माइक्रो मून क्या है, सूर्य ग्रहण क्या है, चंद्र ग्रहण क्या है
उपसौर क्या है, अपसौर क्या है, उत्तरी अयनांत क्या है, दक्षिणी अयनांत क्या है, विषुव क्या है। तो ये सारी चीज़ें हमें एक ड्रॉ करके, चित्र बना करके समझनी होंगी। अब पृथ्वी से संबंधित आप ये पॉइंट देख लीजिए, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं फिर से बात को रिपीट कर रहा हूँ भाई, जो आपका ये क्लासें हैं, ये खरब डिफेंस एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से जो रोहतक में स्थित है शीला बाईपास पर, तो वहाँ पर स्टूडेंट है उसकी तरफ से दिए जा रहे हैं लेक्चर। तो आकार में रैंक 5th है, दूरी के अनुसार रैंक 3rd है, परिक्रमा का समय 365 से 1/4 दिन है। इस गति को वार्षिक गति कहते हैं, इससे ऋतुएं बनती हैं। घूर्णन गति का समय 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड है। इस गति को दैनिक गति कहते हैं, इसे दिन रात बनते हैं। पृथ्वी को अजीब ग्रह कहते हैं क्योंकि इसके ऊपर जीवन है। इसको नीला ग्रह कहते हैं क्योंकि इसका 71% भाग पर पानी है जो नीला दिखता है, और 29% भाग के ऊपर सतल है। इसका एक उपग्रह है चंद्रमा। तो आगे बढ़ते हैं भाई। उम्मीद है आपको लेक्चर पसंद आ रहा होगा। इसमें आप कोई भी सुझाव अपनी तरफ से दे सकते हैं, कोई भी गलती है तो स्टूडेंट्स, लेकिन मेहनत तो आप लोगों को करनी होगी, बगैर मेहनत के बात नहीं बनेगी भाई। अपने नोट्स निकालते चलिए, मात्र टाइम पास के लिए ही आपको वीडियो नहीं देखना है। तो देखें, मेरा पहला जो पॉइंट बन जाता है स्टूडेंट्स यहाँ से, वो बनता है कि भाई चंद्रमा के बारे में। तो एक बार हम ड्रॉ कर लेते हैं। जैसे कि मान लिया आपका ये आपका पृथ्वी है और चंद्रमा इसके बाहर से चक्कर लगाता है, इसका उपग्रह है। उपग्रह होते ही वो हैं जो किसी ग्रह के बाहर से चक्कर लगाएं। ये आपका मान लिया चंद्रमा है, ये चंद्रमा है, ये चंद्रमा है भाई। तो चंद्रमा चीज़ को एक बार समझिए स्टूडेंट्स। चंद्रमा की जो अपनी कक्षा है पृथ्वी के बाहर से, ये अंडाकार है। तो एक स्थिति ऐसी आती है जब दूरी कम हो जाती है, अंडाकार रहेगी तो दूरी कम भी होगी, ज़्यादा भी होगी। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, सुपरमून किसको बोलते हैं? सुपरमून जब पृथ्वी के नज़दीक चंद्रमा हो, जब पृथ्वी के नज़दीक चंद्रमा हो। वैसे तो आपको पता है, मैंने बताया था पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी जो है वो 3,84,000 किलोमीटर है, लेकिन अंडाकार होने के कारण इसकी दूरी कम भी होती है। तो जब नज़दीक हो तो चंद्रमा हो तो इसका आकार थोड़ा सा बड़ा दिखाई देता है, थोड़ा सा बड़ा दिखाई देता है, बड़ा दिखाई देता है। इस स्थिति को सुपरमून कहते हैं। चमकीला भी ज़्यादा दिखाई देता है, सुपरमून कहते हैं। फिर से देखिए, जब पृथ्वी के नज़दीक चंद्रमा हो तो इसका आकार थोड़ा सा बड़ा दिखाई देता है और चमकीला भी अधिक दिखाई देता है। इस स्थिति को क्या बोलते हैं? सुपरमून बोलते हैं। तो नेक्स्ट है आपका माइक्रोमून। क्या है? माइक्रोमून। माइक्रोमून जब पृथ्वी और सूर्य के बीच, ये पृथ्वी और चंद्रमा के बीच दूरी ज़्यादा हो। अंडाकार है तो एक स्थिति ऐसी भी आएगी, दूरी ज़्यादा होगी, दूरी ज़्यादा हो तो माइक्रोमून कहलाता है, माइक्रोमून कहलाता है। उसके बाद में ब्लड मून। क्या है ब्लड मून? लिखेंगे चंद्र ग्रहण के समय, ग्रहण के समय यह स्थिति आती है, यह स्थिति आती है। और चंद्रमा नारंगी के जैसा दिखाई देता है, नारंगी या हल्का लाल दिखाई देता है। इसको हम ब्लड मून बोलते हैं, इसको हम ब्लड मून कहते हैं। तो ये था स्टूडेंट्स आपका सुपर मून, माइक्रो मून और ब्लड मून। ये आपकी चंद्रमा की
स्थिति है। दूसरी चीज़ यहाँ से चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण कैसे होता है, अमावस कैसे बनती है। तो देखिए मैं मान लिया यहीं पर मैं आपका एक ये सूर्य का चित्र भी ले लेता हूँ। ये सूर्य है स्टूडेंट्स, ये सूर्य है। तो देखिए चीज़ को एक बार समझिए, ध्यान दीजिएगा भाई। ये आपका चंद्रमा है, ये आपका चंद्रमा है। जब ये आपकी पृथ्वी है, ये आपकी पृथ्वी है, ये आपका पता है आपको सूर्य है। जब ये स्थिति बनती है स्टूडेंट्स, तो जो चंद्रमा की परछाई है, चंद्रमा की जो परछाई है ये पृथ्वी पर आ जाएगी और यहाँ पर रहने वाले लोगों को जो है आपका सूर्य दिखाई नहीं देगा। तो ये जो स्थिति है ये क्या होती है, सूर्य ग्रहण की स्थिति होती है। और ये कब होती है, ये अमावस्या के दिन होती है। अमावस्या के दिन, उस दिन चंद्रमा कितने प्रतिशत दिखाई देता है, 0% दिखाई देता है। ये आपका प्रश्न पेपर में सबसे आसान और सबसे ज़्यादा गलत होने वाला प्रश्न है। पेपर में प्रश्न बन जाता है कि भी सूर्य ग्रहण के समय स्थिति क्या होती है। हम कहेंगे चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में होता है। सूर्य ग्रहण की घटना कब घटती है, तो सूर्य ग्रहण की घटना अमावस के दिन घटती है। अमावस के दिन कितने प्रतिशत चंद्रमा दिखाई देता है, तो 0% चंद्रमा दिखाई देता है। और ये इस तरह से चंद्रमा का धीरे धीरे कम होना और चंद्रमा का धीरे धीरे ज़्यादा दिखाई देना, चंद्रमा का ये इस तरह से स्थिति होती है, इस तरह से स्थिति होती है। चंद्रमा का धीरे धीरे कम ज़्यादा दिखाई देना, इस तरह की जो स्थिति होती है, इनको चंद्रकलाएँ बोलते हैं। दूसरी चीज़ देखिए, एक स्थिति और बनती है, एक स्थिति और बनती है। अभी ये तो आपका हो गया सूर्य ग्रहण का। मैं इसी चित्र में आपको दिखाऊं, जब ये चंद्रमा यहाँ होता है तो पृथ्वी की जो परछाई है वो यहाँ पे इसमें से गुजरता है, तो ये आपका चंद्र ग्रहण की स्थिति होती है। चंद्र ग्रहण की स्थिति होती है। चंद्र ग्रहण की स्थिति में चंद्रमा और सूर्य के बीच में पृथ्वी आ जाती है। तो यहाँ पर चंद्र ग्रहण ये कब होता है, ये पूर्णिमा को होता है। पूर्णिमा के दिन होता है, पूर्णिमा के दिन यह होता है। ये चंद्र ग्रहण की स्थिति है। एक चीज़ और भाई आपको बता दें, पूर्णिमा के दिन हमें लगभग 57 से 59% चंद्रमा दिखाई देता है। कंप्लीट चंद्रमा हमें कभी दिखाई नहीं देता है। इसका कारण क्या है स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिएगा। पॉइंट थोड़ा सा ही आपको जोर दे करके, दिमाग लगा करके समझने वाला पॉइंट है स्टूडेंट्स, क्योंकि चंद्रमा और की घूर्णन की गति और परिक्रमा की गति एक है। क्या लिखेंगे, यहाँ पर नोट डाल के लिख लीजिए, वैसे याद कर लीजिए आप। चंद्रमा की घूर्णन गति का समय और परिक्रमा गति का समय एक है। इसी कारण एक है। इसी कारण चंद्रमा हमेशा पूर्णिमा के दिन 57 से 59% नज़र आता है। कभी भी चंद्रमा 100% नज़र नहीं आता है। ये आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि घूर्णन का समय एक है। इसको इस तरह से भी कह सकते हैं, मान लिया ये आपका चंद्रमा है, ये आपका पृथ्वी है। ये स्टूडेंट्स ऐसे ये जो घूमता है ये इसकी घूर्णन की गति है, और ये जो घूमता है ये इसका परिक्रमा की गति है। अब ये मान लिया अपने अक्ष के ऊपर ऐसे 90 डिग्री घूम गया, तो अपनी कक्षा में भी 90 डिग्री घूमेगा, यही भाग पृथ्वी की तरफ रहा। उसके बाद में फिर से अपनी कक्षा में 90 डिग्री घूम गया, तो यहाँ पर आएगा तो फिर से 90 डिग्री घूमेगा, यही भाग पृथ्वी की तरफ रहा। फिर अपनी ये यहाँ अपने अक्ष पर 90 डिग्री घूमेगा, तो कक्षा में भी 90 डिग्री घूमेगा, यही भाग रहा। तो घूर्णन और परिक्रमा का समय चंद्रमा का एक है। कितना है, 27.3 दिन। 27.3 दिन। और इसी से क्या बनते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्र पक्ष भी इसी कारण से बनते हैं। ये चंद्रमा के बारे में था, एक बार फिर से देख लीजिए भाई। सुपर मून क्या है, माइक्रो मून क्या है, ब्लड मून क्या है, सूर्य ग्रहण क्या है, चंद्र ग्रहण क्या है। आप 1-2 बार रिपीट करके भी इस क्लास को यहाँ से देख सकते हैं। पूर्णिमा के दिन कितने % चंद्रमा नजर आता है, 57 से 59। क्यों, क्योंकि घूर्णन का और परिक्रमा का समय एक है। अमावस के दिन कितना दिखाई देता है, 0%। अमावस के दिन कौन सी घटना घटती है, सूर्य ग्रहण की घटना घटती है। और भाई आपका पूर्णिमा के दिन कौन सी घटना घटती है, चंद्र ग्रहण की घटना घटती है। ये सारी चीज़ें आप इसका चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर इसको हम साफ करते हैं भाई।
तो उपसौर क्या है, अपसौर क्या है, इसका स्टूडेंट्स हम एक भाग जो है इस सौरमंडल का और आप लोगों को बताएंगे। इसके 2 भाग में बनेगा, बड़ा लेक्चर हो जाएगा। तो इसका एक भाग और हम करेंगे, वो जो है हम कल इसके बारे में बताएंगे। आप ये सौरमंडल भाग 1 समझ लीजिए, सौरमंडल भाग 1 ये था। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको पसंद आया होगा लेक्चर। कोई गलती हो तो यहाँ पर उसके इम्प्रूवमेंट के लिए आप अपना जो है वो सुझाव दे सकते हैं। तो इसी के साथ में अपना ये मैं जो टॉपिक है वो स्टूडेंट्स ख़त्म करना चाहूँगा, समाप्त करना चाहूँगा। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको ये पसंद आया है। ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने नोट्स देखिए। मैं फिर से कह रहा हूँ, आप इस लेक्चर को या तो देखें नहीं, यदि देखें तो आप अच्छे से अपना रजिस्टर और पेन लेकर के साथ में नोट्स निकालते चलिए। हम धीरे धीरे ऐसे कंप्लीट ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी भी, इंडियन ज्योग्राफी भी धीरे धीरे आपको इस तरह से ऐसे करवाते चलेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना जो ओवर करता हूँ स्टूडेंट्स, वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।